देखो कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे हमारे पास है एंटी करप्शन या फिर एंटी ब्राइबरी का पॉलिसी। तो ये किस टाइप का अपना इंडिकेटर है, असेंशियल इंडिकेटर है, लीडरशिप इंडिकेटर है। तो ये हमारे लिए असेंशियल इंडिकेटर। ऐसे अगर हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं डीलर्स के लिए तो किस टाइप का इंडिकेटर है, तो ये है हमारा लीडरशिप इंडिकेटर। हमने पढ़ा था ना प्रिंसिपल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, दैट इज़ एक असेंशियल और एक हमारा क्या था, लीडरशिप। तो यहाँ पे वही यही बात की गई है। सेकंड, अगर हम क्या कर रहे हैं, ई वेस्ट और डिस्पोजल ऑफ पेपर वेस्ट कर रहे हैं, तो ये किस प्रिंसिपल के अंदर कवर होगा, तो ये 2 प्रिंसिपल के अंदर कवर होगा, एक प्रिंसिपल नंबर 2, एक प्रिंसिपल नंबर 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ई वेस्ट और डिस्पोजल की बात की गई, तो डिस्पोजल हमारा क्या हो गया, सस्टेनेबल गुड एंड सर्विसेज हो गया। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, ई वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं और रिस्टोरेशन कर रहे हैं किसका, इन्वायरमेंट का, तो वहाँ पे कवर हो जाएगा। देन नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री चैम्बर्स और ट्रेड एसोसिएशंस को लेके मेंबरशिप कर रहे हैं, ठीक है। एज वेल एज हम क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि भाई हमारा कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को लेके। तो ये किस प्रिंसिपल का पार्ट हो गया, तो ये प्रिंसिपल नंबर 7 था ना हमारा, पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी को लेके, तो यहाँ पे उसकी बात की गई है। देन उसके बाद ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो हमने एक CSR वाला प्रोजेक्ट वाला पढ़ा था, तो वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद असेंशियल इंडिकेटर किस नेचर के होते हैं, असेंशियल इंडिकेटर मैंडेटरी होते हैं और लीडरशिप इंडिकेटर क्या होते हैं, तो वो हमारे लिए वॉलंटरी होते हैं कि भाई एसेंशियल तो हमें देने ही जाना है, लीडरशिप वाले 2-2 मत दो, ठीक है। तो पहला अपने एग्जांपल ये डिस्कस किया। देखो दूसरा अपना है कि भाई अपने क्या बात कर रहे थे कि भाई हमने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, ठीक है। तो उस कंपनी के लिए वो ये जानना चाहते हैं कि भाई सस्टेनेबल रिपोर्टिंग क्यों ज़रूरी है, तो उसके क्या हमारे बेनिफिट्स हैं वो। तो सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग अपने क्यों करने चाहते हैं, ताकि हम लोग पब्लिक को बता सकें कि भाई क्या हमारा इकोनॉमिक इफेक्ट आ रहा है, एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट आ रहा है, सोशल इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ठीक है, उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा कंपनी का टुवर्ड्स दीज, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे हम लोगों को कि भाई हमारा क्या परफॉर्मेंस रह रहा है रिलेटेड टू दीज फैक्टर्स और आउटसाइड वर्ल्ड को, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट बोला गया कि हम क्या कर रहे हैं, हम सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का जो काम कर रहे हैं उससे क्या होगा, कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपनी के लिए अगर हम देखने जाएँ तो कंपनी को ध्यान में रख के क्या क्या बेनिफिट है, तो सबसे पहले तो ये क्या उनके स्टेक होल्डर्स को हेल्प करेगा, कैसे कि भाई वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को बेटर, कि कैसे वो सस्टेनेबिलिटी को देख रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्या कर पाएंगे, परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएंगे फर्स्ट। सेकंड क्या कर पाएगा, ये हेल्प करेगा एंटिटीज़ को कि भाई वो क्या करें, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के ऊपर फोकस कर पाएँ, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट सोशल और गवर्नेंस इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उनको लॉन्ग टर्म का एक क्या बोलते हैं विजन मिल पाएगा। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये हेल्प करेगा इन्वेस्टर्स को, क्योंकि कंपनीज क्या कर रही है, कंपनीज अपना ESG परफॉर्मेंस के ऊपर रिपोर्ट करने जा रही है। तो इन्वेस्टर क्या है, इन्वेस्टर्स अभी क्या देखने जाएंगे कि भाई क्या सोशल रिस्क है, क्या एनवायरमेंटल रिस्क है, उसके क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये डिस्क्लोजर्स आपने दिए होंगे तो इन्वेस्टर्स को हेल्प मिल जाएगी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। इसके अलावा आप अगर बात करने जाओ तो इससे आपका क्या है, करेंट बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एज वेल एज आप B2B के कस्टमर्स को और अच्छे से क्या कर पाओगे, उनके साथ बेटर पोजीशन पे आ पाओगे और नए B2B के कंज्यूमर को क्या कर पाओगे, आप ले पाओगे अपने पास, एक्वायर कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, तो सबसे पहले ये बात की गई कि क्या क्या बेनिफिट है और क्यों करने जाना है, ठीक है। इसके बाद एक और बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो कंपनी क्या कर रही है, अपने यहाँ पे डिजिटल कस्टमर मोबाइल ऐप लेके आई है। तो अगर ये इस तरीके का ऐप लेके आई है तो वो किस तरीके का इनोवेशन कर रही है। हमने पढ़े थे 6 चीज़ पढ़े थे, क्या थे, फिशमैन वाले पढ़े थे, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल, वो सारे अपने ने पढ़े थे, सोशल, फिर एक हमने पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल, एक हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग वाला। तो वो जो हमने पढ़े थे इसमें से अगर आप क्या कर रहे हो, आप डिजिटल कस्टमर मोबाइल ऐप लेके आ रहे हो तो उससे कौन सा वाला कैपिटल इफेक्ट हो रहा है, तो उससे हमारा, क्योंकि आपने इनोवेशन में पैसा लगाया तो ये क्या है, हमारा इंटेलेक्चुअल कैपिटल पे इफेक्ट डालने वाला है। सेकंड, अगर हम CSR प्रोग्राम कर रहे हैं, तो CSR प्रोग्राम कर रहे हैं तो उससे हमारा कौन सा कैपिटल इफेक्ट होगा, उससे हमारा होगा सोशल और रिलेशनशिप कैपिटल। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा कम्युनिटी के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो पा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पे वो वाला आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेके बात करते हैं। जैसे मान के चलो एक कंपनी है, मतलब 2 कंपनी है, ठीक है, दोनों ही कंपनी लिस्टेड कंपनी है। एक कंपनी तो क्या है, एक कंपनी मतलब चीज़ों को क्या करना चाह रही है, चीज़ों को अच्छा करना चाह रही है, ESG वगैरह को रिपोर्ट करना चाह रही है। जैसे वो रेड लेबल प्रोडक्ट्स को हटाना चाह रही है, वो अच्छे दूसरी फ्रेंडली बार कोडिंग का सिस्टम लेके आना चाह रही है, वो अपने क्या वर्कर क्योंकि वो टॉक्सिक जो केमिकल्स थे वो हटाना चाह रही है। तो उससे क्या है, उसको क्या कुछ वो
प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है। तो सबसे पहले आपको देखने जाना है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करिए। तो देखो प्रिंसिपल नंबर 2 को फॉलो किया। 2 को कैसे फॉलो किया, क्योंकि वो R&D का एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है। इसके बाद वो क्या कर रही थी, जो फ्रेंडली बारकोड का सिस्टम ला रही थी ना, तो वो ला रही थी। तो उससे क्या हो गया, उसके कंज्यूमर को वैल्यू मिलेगी। कंज्यूमर को वैल्यू मिलेगी तो यहाँ पे कौन सा वाला अपना प्रिंसिपल आ गया, तो प्रिंसिपल नंबर 9 आ गया। तो प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 9। इसके बाद क्या है, क्योंकि वो हार्मफुल केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स को हटा रही है, तो उससे क्या होगा, वर्कर्स को काम करने में आसानी होगी। तो वहाँ वर्कर वाला पॉइंट आ गया, तो दैट इज प्रिंसिपल नंबर 3। इसके अलावा क्योंकि उसने ऐसे केमिकल्स को या ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बंद कर दिया जो हार्मफुल है सॉइल के लिए, तो एज वेल एज वो क्या कर रही है, वो अपने इन्वायरमेंट के लिए भी काम कर रही है। तो इधर में कौन सा आ जाएगा, प्रिंसिपल नंबर 6 भी आ जाएगा। तो कौन कौन से प्रिंसिपल आ गए, 2, 9, 3, 6। 2 किसकी बात करता था, सस्टेनेबल एंड सेफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। 9 किसकी बात करता था, तो 9 बात करता था हमारे वैल्यू टू द कंज्यूमर इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। 3 किसकी बात करता था, वेलबींग्स ऑफ द एम्प्लॉय के बारे में। और 6 किसके बारे में बात करता था, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरमेंट को लेकर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ों के लिए हो जाएगा, बात हो जाएगी कि ये प्रिंसिपल लग रहा है। फिर देखो कोई एक कंपनी है, अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही है, तो एज एन ऑडिटर आपकी क्या जिम्मेदारी। तो आपको क्या देखने जाना है, आपको देखने जाना है सबसे पहले ऐसे 250 क्यों देखने जाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन कंप्लाइंस हो रहा है लॉ एंड रेगुलेशन का। तो आपको क्योंकि नॉन कंप्लाइंस हो रहा है, तो शायद आपके ऊपर लिटिगेशंस लग सकते हैं या आपके ऊपर फाइन्स वगैरह लग सकते हैं। तो आपको क्या करना रहेगा, वो चीज़ देखने जाना रहेगा, क्योंकि उसका मटेरियल इफेक्ट आ सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। एज वेल एज आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको ऐसे 570 भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नॉन कंप्लाइंस हो रहा होता है तो हमारा गोइंग कंसर्न भी इफेक्ट हो सकता है, और तो वो भी चीज़ आपको देखनी है। एज वेल एज लिटिगेशन एंड क्लेम्स की बात की गई है ना, तो हमारा एक और ऐसे था जो ऑडिट एविडेंस के बाद वाला है, स्पेशल कंसिडरेशन वाला। तो हमें वो भी देखना रहेगा कि भाई कहीं वो तो इफेक्ट नहीं हो रहा है। हमने क्या देखा था, उसमें 3 पॉइंट्स देखे थे ना, एक था हमारा इन्वेंट्री वाला, एक हमारा था क्या, दूसरा पॉइंट था हमारा लीगल वाला, कि भाई लीगल एक्सपेंस अगर हम कुछ कर रहे होंगे तो वो, और तीसरा सेलेक्टेड आइटम्स वाला, तो ऐसे 501 हम वो भी देख सकते हैं अगर हमें देखना होगा तो ये 3-4 ऐसे के ऊपर आप बोलने जाओगे, ठीक है। अब एज एन ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी होती है, जब वो क्या करने जा रहा होगा, वो ऑडिट कर रहा होगा ESG के एस्पेक्ट्स को लेकर। तो सबसे देखो इन जनरल ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, और इन जनरल ऑडिटर की जिम्मेदारी रीजनेबल अश्योरेंस लेना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री होनी चाहिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सारे क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को कंसिडर कर रहा है या नहीं, और जो कौन से वाले रिस्क, तो जो भी हमारे रेलिवेंट रिस्क है, क्या उनको कंसिडर किया जा रहा है या नहीं करा जा रहा है। फिर उसके बाद आपको देखने जाना है कि ठीक है, अगर रिस्क है तो क्या वो रिस्क को प्रॉपरली एड्रेस किया गया है या नहीं किया गया है, प्रॉपर रिपोर्ट किया गया है या नहीं किया गया है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये देखने जाना है इन जनरल जिम्मेदारी के बाद आपको पहले अंडरस्टैंडिंग लेने जाना है। अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद आपको असेस करना है और देखना है कि भाई प्रॉपर रिपोर्ट है या नहीं है। इसके बाद आपको क्या कर सकते हो, आप एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। एम्फेसिस ऑफ मेटा पैराग्राफ वो कौन सा, जो अटेंशन डालता है कि भाई यूज़र का, कि भाई ये डिस्क्लोजर आप देख लो कर लो, तो वो वाले मैटर में आप डाल सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एंटिटी ने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, वो सब चीज़ें देखकर। देन उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप अदर इन्फॉर्मेशन भी चेक कर सकते हो। अदर इन्फॉर्मेशन कौन सी है, वो SS 720 वाली, कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा भी तो कंपनी क्या करती है, एनुअल रिपोर्ट वगैरह निकालती है, तो उसके अंदर भी तो उसने इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो एज एन ऑडिटर आप वो भी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो कुछ एक्स्ट्रा में हमारे जो पॉइंट्स हैं जो हम कंसिडर करेंगे जब हम ये वाला चैप्टर पढ़ने जाएंगे उसके साथ।